अपने आप लालू जी के बेटा के अलावा कुछ नहीं है। अरे भैया कंफ्यूज है आप। अच्छा, तरबूजा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पूरा यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर तरबूजा का कौन है? उन्होंने अभी बोला है कि मोदी जी को गाड़ देंगे, महाराष्ट्र में गाड़ देंगे। और देखिए संजय राउत कितना घटिया आदमी है। अब उनको अगर उन्हीं के भाषा में अगर हेट स्पीच के तहत मैं समझा दूं, मतलब कि उतना इंसान को नीचा नहीं गिरना चाहिए। तरबूजा के ब्रांड एम्बेसडर लायक है, वो नेता लायक नहीं है। वो खेल में जो है फेल हो गए, उसके बाद राजनीति में आए तो राजनीति में सोचे कि हम फेल होंगे, उससे बढ़िया पूरे बिहार को फेल करते हैं साथ में। तो बिहार के लोग जान गए अभी जो है पद से ये है। संजय राउत आपको रिस्पेक्टे दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप जो है मुगल का औलाद बनने का प्रयास ना करेंगे। इनके लिए मैं अगर नालायक नेता शब्द का अगर प्रयोग करूं तो इन लोगों को बुरा लग जाएगा। तो अगर आप नालायक नहीं है तो लायक वाला स्टेटमेंट दीजिए, आप अच्छा स्टेटमेंट। नालायक वाला काम जो है ये इन लोगों को नहीं करना चाहिए। जो संजय राउत जी ने किया है ये काम नहीं करना चाहिए। एक बात बोला था कि पाकिस्तान जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे, और पाकिस्तान के नाजायज औलाद जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में हम लोग समझाएंगे। अब नाजायज औलाद हम किसको बोले हैं भाई? इधर ना समझे लोग, अगर जो होंगे वो समझ जाएंगे। हम उसके लिए दोषी नहीं है। हम लोग जब लोकसभा चुनाव नजदीक आता है, समझिए कि हेट स्पीच का समझिए कि बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। जितने भी पार्टी है कहते हैं कि हेट स्पीच करना चालू कर देते हैं। संजय राउत मोदी जी नहीं मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितना भी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नेता लोग हेट स्पीच नहीं देता है पहला चीज। और इस चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी का किसी भी नेता ने कोई मतलब विवादित बयान दिया ही नहीं। शुरुआत हमेशा विपक्ष करता है। संजय राउत जी जो संजय राउत जी विपक्ष में ना है, जिन्होंने अभी बोला है कि मोदी जी को गाड़ देंगे, महाराष्ट्र में गाड़ देंगे। और देखिए संजय राउत कितना घटिया आदमी है। अब उनको अगर उन्हीं के भाषा में अगर हेट स्पीच के तहत मैं समझा दूं, मतलब कि उतना इंसान को नीचा नहीं गिरना चाहिए। अब वो मतलब कि औरंगजेब से तुलना मोदी जी का कर रहा है, फिर गुजरातियों के बारे में भी बोल रहा है, यानी गुजरात और महाराष्ट्र को लड़ाना चाहते हैं। ये क्या है संजय राउत? मतलब कि पगला जाते हैं कभी कभी। अब इसी में मैं कह दूं कि पगला जाते हैं की जगह पे कह दूं कि पगला जाता है कभी कभी, तो वो इसी लायक है। लेकिन हमारा संस्कार ये नहीं है, हम तो उनको उसके जगह पे उनको कहेंगे। और संजय राउत आपको रिस्पेक्टे दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप जो है मुगल का औलाद बनने का प्रयास ना करेंगे, वरना शिवाजी के पदचिन्हों पे चलने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं ही, और महाराणा प्रताप के पदचिन्हों पे चलने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं ही, और आप जैसे लोगों का व्यवस्था करने के लिए नरेंद्र मोदी जी हैं ही। प्रधानमंत्री का पद एक प्रतिष्ठित पद होता है, संविधान में लिया गया। लेकिन ये हेट स्पीच कोई भी प्रधानमंत्री जी के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में उल्लू भाषण दे देते हैं। देखिए नहीं देना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी का विरोध करना है तो आप तरीका से कीजिए, उसके लिए तैयार है। लेकिन अगर उल्टा सीधा ये शहजादे के पार्टी के मतलब कि अब इनके लिए मैं अगर नालायक नेता शब्द का अगर प्रयोग करूं तो इन लोगों को बुरा लग जाएगा। तो अगर आप नालायक नहीं है तो लायक वाला स्टेटमेंट दीजिए, आप अच्छा स्टेटमेंट दीजिए। ये चीज है। तो ये नालायक वाला काम जो है ये इन लोगों को नहीं करना चाहिए। जो संजय राउत जी ने किया है ये काम नहीं करना चाहिए। और लॉजिकली आइए ना, अब बताइए, ये बोलेंगे संजय राउत जी कि भाजपा जो है वो विकास पे बात नहीं करता है। अरे भाई, हम तो विकास पे बात करना चाहते हैं। विपक्ष भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने देश का जबरदस्त विकास किया है। ये विपक्ष को नहीं पता है क्या? ये काहे ने विकास पे आए? वहीं जहां पे स्टेटमेंट दे रहे थे, औरंगजेब से तुलना कर रहे थे, ये उस समय जो है भारत का जीडीपी पे काहे नहीं तुलना की है? नरेंद्र मोदी जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया है, मुद्रा योजना, रेडी पटरी वालों के लिए क्या किया है, कितने लोगों को आवास योजना मिला है, कितने लोगों को उज्ज्वला योजना मिला है, कितने लोगों का जनधन खाता खुला है। इस पे बात काहे नहीं की है संजय राउत जी? क्योंकि इनको पता है इस पे बात करेंगे तो मोदी जी जो है इन पे जो है 20 नहीं पढ़ेंगे, 20,000 पढ़े जाएंगे। 19 के जगह पे नहीं कहा जाता है कहावत 19-20, तो 19 ही रह जाएंगे और 20 के जगह पे 20,000 नहीं 20 लाख पड़ जाएंगे। तो इसलिए ये लोग जानबूझ के खुद हेट स्पीच फैलाते हैं और बाद में कहते हैं कि भाजपा 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 ऐसा कर रहा है, विकास पे बातें नहीं कर रहा। अरे तुम लोग विकास पे तो बात कर लो, हाथ जोड़ के विनती है यार, खुद विकास पे बात नहीं करते हो।
और जरा सोचो, मोदी जी ने एक बात बोला था कि पाकिस्तान जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे, और पाकिस्तान के नाजायज औलाद जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में हम लोग समझाएंगे। अब नाजायज औलाद हम किसको बोले हैं भाई? इधर ना समझे लोग, अगर जो होंगे वो समझ जाएंगे। हम उसके लिए दोषी नहीं है। हम लोग पाकिस्तान को बोल रहे हैं और पाकिस्तान के नाजायज औलादों को बोल रहे हैं कि वो दोनों जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में समझा देंगे। अगर विकास का भाषा समझे तो विकास का भाषा, और नहीं विकास का भाषा समझेंगे तो अस्त्र शस्त्र सब रफाल वफाल सब रखा गया है। कब कहाँ कौन सा बम गिराना है पाकिस्तान के आतंकवादियों के बेस कैंप पे, वो सब पता है। बिहार के नेता तेजस्वी यादव, वो अभी बिहार के नेता? हाँ, बिहार के क्या बात कर रहे हैं? वो बिहार के नेता हैं? कहते हैं अपने आप को लालू बिहार जी के बेटा के अलावा कुछ नहीं है। अरे भैया कंफ्यूज है आप। अच्छा, तरबूजा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पूरा यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर तरबूजा का कौन है? तेजस्वी यादव। आपको कैसे पता? वो बोले थे अति पे बीच सभा में तरबूजा वो बोलने नहीं उनको आया था। अच्छा, नहीं वो जुबान मेरा भी नहीं, वो जुबान भी फिसल जाता है। मैं अच्छा संज्ञा दे रहा हूँ भाई। मतलब मान लीजिए कि कोई कोहड़ा का ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, कोई तरबूजा का बन जाए, कोई भैंस का ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, कोई गाय का ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, अच्छी बात है। हम कहीं निगेटिव सेंस में नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो तरबूजा के ब्रांड एम्बेसडर लायक है, वो नेता लायक नहीं है। वो खेल में जो है फेल हो गए, उसके बाद राजनीति में आए तो राजनीति में सोचे कि हम फेल होंगे, उससे बढ़िया पूरे बिहार को फेल करते हैं साथ में। तो बिहार के लोग जान गए अभी जो है पद से ये है। वो अपने फेसबुक आईडी पे लिखे हैं कि बीजेपी संविधान, लोकतंत्र और नौकरी ये सब खतरा में डालना चाहती है। बीजेपी ने लालू परिवार को खतरे में डाल दिया है, उनके भ्रष्टाचार को सामने ला दिया है, तो उनका पूरा परिवार खतरे में है। वो पहले ही तो बताएं कि अपने पार्टियों के प्रत्याशियों का टिकट देने के समय में कितना कितना पैसा लिए हैं, पहले ही तो बता दे, सब पता चल जाएगा। मोतिहारी में कितना पैसा में टिकट महागठबंधन के प्रत्याशी को मिला है, और भी सब जगहों पे कितना पैसा में टिकट महागठबंधन के प्रत्याशियों को मिला, इसके बारे में तो बता दें। और हॉस्पिटल सुनिए ना, हॉस्पिटल बड़ी ढूंढ रहे थे कि हॉस्पिटल कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है। जब स्वास्थ्य मंत्री थे और राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कहना नहीं चाहिए, हॉस्पिटल की जरूरत उनको पड़ गई है। बिहार में राजू भिखारी, डिजिटल राजू भिखारी पे भी उसका भी खूब चर्चा। भिखारी होगा वो आप लोगों के लिए, हमारे लिए तो वो भाई था, ठीक है। खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन इंसानियत का रिश्ता था उसके साथ। हालांकि कभी कभी वो नाराज हो जाता था, फोन ऑन करता था, और कभी मैं कहीं रहता था फोन ऑन नहीं उठता था तो नाराज हो जाता था, लेकिन प्यार मुझसे बहुत बेहद करता था, वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। अभी उनसे प्यार करते थे, उसके लिए मैं ही नहीं, पूरा लोग प्यार करता था। बेतिया रेलवे स्टेशन पे अगर कोई जाता था, अगर कोई भी जाता था, तो बेतिया रेलवे स्टेशन पे पर डे 10,000 के आसपास लोग आते थे, तो उसमें से 500 लोग कम से कम उसके साथ जाके फोटो खिंचवाते थे। महिला, बच्ची, बच्चा, बुजुर्ग, युवा, सब लोग जाके उसके साथ फोटो खिंचवाता था। तो वो हंसाते हंसाते जो है इस दुनिया को छोड़ के चला गया, और अकेला दिल्ली से आप चले आए। मैं सुबह, देखिए मेरा कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, मेरा आज दूसरे राज्य में कार्यक्रम था, मुझे पता चला और मैं आनंद फानन में जो है मैं यहाँ पे आया, और फिर मैं सुबह मुझे पता चला, सुबह का मैं फ़्लाइट पकड़ा, पहला फ़्लाइट था सुबह का, 6 बजे का फ़्लाइट था, और 7:45-46 में मैं वहाँ पे आया पटना में। उसके बाद से फिर मैं वहाँ पे गया, उनके घर भी गया। हाँ, वो तो पहले वो बोलता था, वीडियो में भी घर और पूछते थे कि घर कहाँ है, तो नहीं बताता था जी। फिर बाद में उनका देहांत हुआ तो पता चला कि घर भी है। बीजेपी के एक आप युवा नेता छवि से, बिहार के उभरते हुए बीजेपी के युवा नेता हैं, लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, बिहार पे आपका क्या राय है? देखिए, पहले तो चंपारण जो क्षेत्र है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है महागठबंधन को क्लीन स्वीप कर देगी। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है पूरा चंपारण। आप वाल्मीकि नगर में शुरू कर लीजिए, जदयू के प्रत्याशी हैं, जीतेंगे। आप पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जीतेंगे। आप पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 100% जीतेंगे। आप जो है शिवहर में चले जाइए, जदयू के प्रत्याशी हैं, वो जीतेंगे। तो
पूरा बिहार में 40 में से, जैसे कि इन्होंने कहा, 39 पे तो हम हैं ही, और 39 तो हमारा फिक्स है। उसमें से मतलब कि मतलब कि 54 भर भी इधर उधर नहीं जाने वाला है, ठीक है। वो प्लस हम 39 प्लस करेंगे। और हम 400 पार कैसे कहते हैं? देखिए, हम तमिलनाडु में प्लस में जा रहे हैं, हम तमिलनाडु में 15 प्लस सीट जीत रहे हैं कम से कम। हम केरल में जा रहे हैं प्लस में, हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जा रहे हैं प्लस में, हम बंगाल में जो है 15 सीट प्लस जा रहे हैं मिनिमम, पिछली बार से 15 सीट प्लस मिनिमम हम जा रहे हैं। हम उड़ीसा में प्लस में जा रहे हैं। तो ये जो हाँ, ये जो केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल, ये 6 स्टेट है, यहाँ पे हम प्लस जा रहे हैं। और ये 6 स्टेट में प्लस जा रहे हैं, इसलिए हमारा जो है वो 400 पार जा रहा है। ये लॉजिकली है। और हम महाराष्ट्र में भी प्लस होने वाले हैं। उसके बाद से हम पंजाब में भी हम सीट निकाल रहे हैं। तो ये सारा राज्य के वजह से जो है हम 400 पार कह रहे हैं, और 400 पार हम जाएंगे। आप युवा है, बीजेपी में गए हैं, तो युवा में एक हाई जोश के साथ आपका देखिए, मैं वहाँ पे गया था, अब मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा, ये चीज़ें हैं। और मैं वहाँ पे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके प्रचार के लिए गया था। और आसनसोल में एक शत्रु हैं जो आसनसोल के लोगों के लिए शत्रु हैं। तो इस बार आसनसोल का जो शत्रु हैं वो हारेंगे, और आसनसोल का जो मित्र बीजेपी के जो प्रत्याशी SS अहलुवालिया जी हैं वो जीतेंगे। जगह जगह आपका स्वागत भी किया जा रहा है बीजेपी में जाने के बाद के द्वारा। देखिए, वो अलग चीज़ है। अभी हम लोग चुनाव पे बातचीत करें तो ज़्यादा अच्छा है। और हम 400 पार जा रहे हैं, और हम 400 पार इसलिए जा रहे हैं कि हम मुद्दों पे बातचीत करते हैं, हम डेवलपमेंट पे बातचीत करते हैं, हम विरासत से विकास की बातचीत करते हैं, हम लोगों को धार्मिक आज़ादी पूर्ण रूप से देते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग क्यों ना हो। एक सरकार हुआ करती थी पहले, जो मनमोहन सिंह की सरकार, और उसके पहले जो है कांग्रेस की, कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ, कम्युनिस्ट पार्टियों के बैसाखियों के सहारे जो खड़ी रहती थी कांग्रेस की सरकार। ये सारी सरकारें जो है ना, हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर पाबंदी लगाती थी, उनको धार्मिक आज़ादी नहीं देती थी, मौलिक आज़ादी नहीं देती थी, बेसिक सुरक्षा जो होता है वो नहीं देती थी। मोदी जी आए, मौलिक आज़ादी दिए, धार्मिक आज़ादी दिए। मौलिक आज़ादी में क्या? आपको पानी, आपको बिजली, आपको मूलभूत सुविधा चाहिए था। मूलभूत सुविधा मिलेगा तभी आप मौलिक रूप से आज़ाद हो पाएंगे। मूलभूत सुविधा तो मिलता ही नहीं था। खाली नागरिक शास्त्र के किताब में पढ़ाया जाता था कि मूलभूत ये सुविधा होना चाहिए, मौलिक अधिकार आपका ये है। कुछ नहीं था, मौलिक अधिकार था ही नहीं कांग्रेस के समय में हमारा। और आज जो है मोदी जी ने वही मौलिक अधिकार दिया, और यही रीजन है कि पिछले 2 बार से लगातार पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार बनाए हैं, और तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। जगह जगह पब्लिक ओपिनियन हम लेने जाते हैं तो गरीब सब कहता है कि हमारे खाते में डायरेक्ट मोदी जी के द्वारा जो कोई भी सुविधा मिलता है, योजना, वो डायरेक्ट आ जाता है। देखिए, यही सब चीजें पहले कांग्रेस के द्वारा लूट लिया जाता था। कागज पे 360 डिग्री विकास दिखाने का प्रयास किया जाता था, और जमीन पे 0 डिग्री हो जाता था। जब आप सर्कल कर रहेंगे तो 360 डिग्री जहां होता है, नीचे से 360 डिग्री लिखा जाता है। जब आप सर्कल देखेंगे तो ऊपर वहीं पे 0 डिग्री हो जाता था। तो कांग्रेस कागज पे 360 डिग्री करता था, और उसका नेता पूरा खा जाता था। जैसे पी चिदम्बरम घोटाला में, उनका बेटा घोटाला में, सुरेश कलमाड़ी घोटाला में, कोलगेट, 3G, 2G सारा घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, कफन घोटाला हुआ, बोफोर्स घोटाला हुआ, यहाँ तक कि आर्मी के जवान के लिए जो साइकिल खरीदी गई थी पहले, उसमें भी घोटाला कर लिया था अभी सब। ये चीज़ें हैं। तो आज जो है इस वजह से लोग कांग्रेस को नकार रहे हैं, और मोदी जी ने जो सुरक्षा दिया है, नागरिकों को सुरक्षा दिया है, जो मौलिक अधिकार दिया है, जो मूलभूत सुविधाएं दी है, इसलिए जो है लोग जो है मोदी जी को सब पसंद कर रहे हैं।